नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चौपाल के विशेष कार्यक्रम में। आज हम विशेष कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, किसान भाई रबी की फसलों की तैयारियां कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी है कि आने वाली काम के लिए तैयारियां होना बहुत ज़रूरी है। तो शासन प्रशासन भी आपके साथ इसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बस इसी विषय पे हमने आज का अपना ये कार्यक्रम सजाया और बहुत सारे मेहमान हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं ताकि वो आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें। और रबी फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, इस बात पर चर्चा करने के लिए साथ हमारे आज बहुत सारे मेहमान आमंत्रित हैं। मैं सबका परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ हैं प्रीति मैथिल नायक, आईएएस हैं, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन से हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से हैं। और हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर एस.सी. गुप्ता, प्रमुख वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान, ए.के. कॉलेज सीहोर से हैं। साथ में हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर पी.के. मिश्रा, प्रोफेसर, महाविद्यालय गंज बासोदा से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आप शासन का कार्य देख रही हैं। रबी की फसलों की तैयारियां हमारे किसान भाई कर रहे हैं, क्या बोलना चाहती हैं हमारे किसान के लिए? धन्यवाद मैडम। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई अभी रबी की फसलों की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य और जो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन है, जो पोषक तत्व होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उनकी सही मात्रा और उसके प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी हो। किस पोषक तत्व से क्या फायदे होते हैं, किसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं। और इसीलिए हमने आज ये कोशिश की है कि जो हमारे विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी हम किसान भाइयों से परिचर्चा आयोजित करा सकें, जिससे कि किसान भाई उस जानकारी का फायदा लेके अधिकतम और विपुल उत्पादन अपनी फसल का ले सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। सर गुप्ता सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कार्यक्रम की और पहला प्रश्न मेरा यही है आपसे कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में कौन कौन से घटक आते हैं, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। हम सभी का उद्देश्य रहता है, किसान भाइयों का भी उद्देश्य रहता है कि जो फसल लगा रहा है उसका अधिक से अधिक उत्पादन उसको मिले जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो उन्नत बीज की व्यवस्था करता है, उन्नत जातियों की व्यवस्था करता है। लेकिन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये है कि हमने अच्छी जाति लगाई तो उसके साथ हम उसको उचित पौध पोषण दें। बिल्कुल। तो उचित पौध पोषण देने के लिए हमको समन्वित पौध पोषण प्रबंधन पे जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ यदि जो उर्वरक हैं उन पे डिपेंड रहेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। उर्वरक के साथ हम अगर जैविक खादें और जैव उर्वरक का भी यदि समन्वित उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारे भूमि का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अधिक से अधिक फसल उत्पादन ले सकेंगे। बिल्कुल, आपने जैव प्रबंधन की बात की है, जैव उर्वरक की बात की है, तो इसमें मुख्य पोषक तत्व हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, फसल उत्पादन के लिए हमारे अधिकांश किसान भाई जो हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, इन पोषक तत्वों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और इन पोषक तत्वों के बारे में ही ज़्यादा जानते हैं। परंतु मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छा फसल उत्पादन यदि लेना है तो 17 पोषक तत्व जो है वो आवश्यक बताए गए हैं पौधों के लिए। जी जी। तो उन 17 पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वायुमंडल से मिल जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास, इसके लिए हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी 3 पोषक तत्व हैं। सल्फर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में। इसके बाद कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की मुख्य हैं, परंतु इनकी मात्रा कम लगती है। अच्छा। तो उसमें जैसे हमारा लोहा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज, क्लोरीन, बोरॉन और मोलिब्डेनम एवं निकिल, ये पोषक तत्व हैं। अगर इनका हम समन्वित जो पौध पोषण करेंगे, जैसा अभी मैंने शुरू में ही बताया, यदि जैविक खादें भी अगर हम उपयोग करें और रासायनिक उर्वरक भी उपयोग करें तो ये सारे के सारे 17 तत्व जिसकी हमने बात की है, ये सब जो है फसलों को, पौधों को उपलब्ध हो सकते हैं। आपने 17 पोषक तत्वों के नाम बताए हैं, इनका उपयोग किस तरह हमारे किसान भाई का, एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, सही तरीका होता है किसी चीज का, वो सही तरीका क्या है? देखिए, सही तरीके में वो जैसे हमारा आज का जो मुख्य विषय है वो यही है कि हम सभी पोषक तत्वों को किस तरह से जो है भूमि में पहुंचाएं। तो उसमें जो रासायनिक उर्वरक हैं वो तो हम डालते ही डालते हैं। हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसे वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप कंपोस्ट है, हरी खाद है, या और भी उनके गोबर का खाद है, अच्छा सड़ा हुआ, इसका भी वो साथ में उपयोग करें। और जैव उर्वरक जो हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जैसे राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, एजिटोबैक्टर, इन सब का यदि उपयोग करेंगे तो हमको फिर अलग से हर पोषक तत्व के लिए अलग से उर्वरक नहीं डालना पड़ेगा। इनसे हम समन्वित उपयोग से सारे तत्वों का ध्यान रख सकते हैं। मतलब अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो हमें फायदे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपने फायदों की बात करी है, सूक्ष्म पोषक तत्व आपने जो नाम बताए हैं, आपने उपयोग करने की हमें विधि क्या है इसकी सही, वो विधि के बारे में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको
मोटे तौर पर किसान भाई ये समझ लें कि जैसे यूरिया का वो ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तत्व उससे मिलता है। नाइट्रोजन तत्व जो है वो पौधों को हरा भरा, क्लोरोफिल क्योंकि बनाने में आवश्यक होता है, प्रोटीन निर्माण में आवश्यक होता है, इसलिए वो पौधे को हरा प्रदान करता है। दूसरा होता है फास्फोरस तत्व। फास्फोरस जो है वो पौधों की जो जड़ है, जड़ के विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। इसके अतिरिक्त पौधों की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा का, जैसे हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो रिक्वायरमेंट फास्फोरस पूरा करता है। पोटेशियम जो है वो पौधों में जो है जो नमी है उसको संतुलन बना के रखता है। जो रोग कीट वगैरह लगते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है। पोटेशियम और भी कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो है काम में आता है। तो ये तो हो गए मुख्य NPK। अब बात मैं आपसे करूँगा गंधक की। गंधक क्योंकि हम पिछले 40-45 साल से मध्य प्रदेश में सोयाबीन और साथ में रबी में चना मसूर वगैरह ये फसलें ले रहे हैं। इन फसलों के लगातार लेने से, क्योंकि जहां हम अगर बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप की, सोयाबीन की, तो ऑयल सीड क्रॉप जो है उसके लिए सल्फर बहुत जरूरी, क्योंकि जो तेल बनता है उसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए ये फसलें दूसरी फसलों की तुलना में गंधक ज़्यादा लेती हैं। इसी तरह दलहनी फसलें भी गंधक ज़्यादा लेती हैं। तो गंधक की भी हमारे प्रदेश में जो मिट्टियों में कमी होती आ रही, तो गंधक बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ता एक और मुख्य जो है पोषक तत्व है। तो अब उसके लिए क्या, उसकी पूर्ति के लिए भी हमें जरूरी, गेहूं में तो जस्ता बहुत जरूरी है, तो उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जस्ते के अतिरिक्त एक तत्व और है जो है मोलिबिडनम। मोलिबिडनम तत्व जहाँ हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, उसकी जो जड़ों में गठाने होती हैं, वो गठाने प्राकृतिक नाइट्रोजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, और उस फैक्ट्री को हम जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब हम पौधा उखाड़ते हैं तो वो जो जड़ों में जो नोड्यूल मिलने चाहिए, ग्रंथियां, वो गुलाबी रंग की मिलती हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपकी वातावरण से नाइट्रोजन अलग अपने आप पौधे में जा रही है। तो उसकी पूर्ति के लिए जरूरी है कि हम उसकी जो फैक्ट्री है उसको मजबूत बनाएं, और उस फैक्ट्री में कारगर जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व है वो है मोलिबिडनम। तो मोलिबिडनम के उपयोग से हम आपको बताएं, हमारे यहाँ रिसर्च में हमने कम से कम 5 साल अनुसंधान किया, और किसानों के यहाँ भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किए, लगभग 20 से 25% तक उसमें उपज वृद्धि मिलती है। तो ये, और इसके अतिरिक्त बोरान तत्व है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पोषक तत्वों का किसान भाइयों को उपयोग करना है। NPK का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास कई विकल्प आज हैं, मौजूद हैं, जैसे जो है 12-32-16 है, या और भी जो उर्वरक हैं हमारे पास इस तरह की, जिसमें पोटास भी है, साथ में पोटास भी देना जरूरी है। तो NPK वाले उर्वरकों को हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। सर, राइजोबियम की बात हो रही थी, तो राइजोबियम कल्चर के बारे में, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। देखिए, राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों में जो है गठाने जो बनती हैं उसके अंदर निवास करता है, और वायुमंडल में जो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, जिसको पौधे सीधे नहीं ले सकते, उस नाइट्रोजन को वो लेने की क्षमता रखता है और पौधे को देने की क्षमता रखता है। तो उस फैक्ट्री को हमको अगर एफिशिएंट बनाना है, कारगर बनाना है, तो ये जरूरी है कि मोलिबिडनम एक पोषक तत्व होता है जो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाता है, और उससे जो फैक्ट्री वो कारगर होती है उससे नाइट्रोजन ज़्यादा स्थिरीकरण होता है। तो हमारा ये अनुशंसा है कि जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना मसूर वगैरह, इसमें 1 ग्राम अमोनियम मार्बिडेट प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचार करके राइजोबियम पीएसपी कल्चर लगा के यदि बोते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छी उत्पादन मिलता है। फसल जो है काफ़ी उसमें हरापन आता है, बढ़वार अच्छी होती है। तो ये मैं आपको बता रहा था। इसके अतिरिक्त और अन्य पोषक तत्वों के उपयोग के बारे में हमने बात की थी। अभी मैं कुछ बात और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। जैसे ये देखें, हम पूरे 16 पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं या 17 पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है वो पहचानेंगे कैसे? इसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो 3 तत्व हैं, इनकी जो है कमी के लक्षण नीचे आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो बोरॉन और कैल्शियम है, क्योंकि वो मोबाइल नहीं होते हैं, तो मोबाइल नहीं होने के कारण क्या होता है, उनके टर्मिनल बट पर जो सबसे शीर्ष स्थान पर यहाँ देखेंगे, यहाँ बोरॉन और कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखेंगे, और जो पुरानी पत्तियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लक्षण दिखेंगे। बाकी के जो तत्व हैं जैसे गंधक की कमी के लक्षण भी ऊपर आते हैं। नाइट्रोजन में भी पीलापन आता है पत्तियों में, और सल्फर की कमी में भी आता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी से पीलापन जो आएगा वो पुरानी पत्तियों में या नीचे आएगा, और सल्फर की कमी से ऊपर वाली पत्तियों में आएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे बिंदु हैं जिससे किसान भाई ध्यान में रख के और पता लगा सकते हैं, और हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों से मदद ले सकते हैं कि कौन से पोषक तत्व का उपयोग वो
किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही जानकारी दी और बहुत संतुलित तरीके से बता दिया। सूक्ष्म पोषक तत्व अपने उपयोग करने के बारे में बताया। अगर उत्पादन में फायदा लेना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो किस तरह सूक्ष्म तत्वों का प्रबंधन करें? देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए है कि अभी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं, हमारे किसान भाइयों की मिट्टी का परीक्षण कराया जा रहा है, तो उसमें यदि उनके खेत की मिट्टी में जस्ते की कमी बताई गई है तो वो जस्ते का उपयोग कर सकते हैं। खासतौर से गेहूं की फसल यदि लगा रहे हैं तो 25 से लेकर 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा की जाती है। तो वो जिंक सल्फेट जो है वो उसका प्रयोग करें और वो बोनी के पहले ही जो है ब्रॉडकास्टिंग करके खेतों में मिला दिया जाता है। इसके बाद जो है फसल बोई जाती है। तो इस तरह से जिंक सल्फेट का हो गया। मॉलिब्डेनम के बारे में मैंने आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ। और यदि आयरन की कमी बताई जाती है तो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। उसकी भी क्वांटिटी करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उपयोग किया जाता है। मैग्नीज के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अब आगे भी आपके पास आना चाहूँगी। अब मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी से। सर, ये बताइए कि अगर हम संतुलित उर्वरक करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, संतुलित हमको ये समझना होगा कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन है क्या। संतुलित उर्वरक प्रबंधन है कि हम जो भी फर्टिलाइजर्स डालते हैं, चाहे यूरिया हो या डीएपी हो या एमओपी हो या 12-32-16 हो या अपने सूक्ष्म तत्व हो, तो उनकी उचित मात्रा, जो सही मात्रा हमको प्लांट्स को चाहिए वो हम डालें, ना कि बहुत एक्सेसिव डाल दें या किसी तत्व को डालें ही ना। तो ये कैसे करते हैं, हमको ये जानना होगा कि ये बेसिकली हम लोग को सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमको ये उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। और ये आपको मालूम, मैं बता दूं और किसान भाइयों को भी पता है कि 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भारत सरकार ने शुरू की थी और लगभग सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। और सॉइल हेल्थ कार्ड में आपका एक्चुअली में जो संतुलित उर्वरक प्रबंधन है, जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन है, तो मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से, बहनों से कि वो जो सॉइल हेल्थ कार्ड उनको मिला है उसको वो देखें। और इसमें देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड में ये जो नीचे की तरफ ये जो भी आपके डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, यानी कि अगर उनके पास सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया है तो उस ऑप्शन के आधार पे और उनके जो सॉइल टेस्ट वैल्यूज आई हैं, जो 12 पोषक तत्व हैं उनके आधार पे कम है या ज़्यादा है, तो हर एक किसान को उसको कितना फर्टिलाइजर डालना है और मतलब किस फॉर्म में डालना है ये बताया गया है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी किसान भाइयों बहनों से कि इस सॉइल हेल्थ कार्ड को देखें। यदि उनको समझने में कोई भी परेशानी आ रही है तो वो हमारे जो विभाग है, मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है, उनसे संपर्क कर सकते हैं और हम लोगों से भी फाइनली संपर्क किया जा सकता है। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताया, इसको कितने साल में बदलना चाहिए, इसको कितने साल में अपडेट करना चाहिए? जी, वैसे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहले जो हम लोगों का चला था 3 साल में एक बार, लेकिन बाद में भारत सरकार ने 2 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड किया है। तो यही 2 साल या 3 साल में, क्योंकि इसमें हम लोग को कई चीज़ देखनी पड़ती है मैडम। इसमें सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज को भी देखना पड़ता है। तो ये एक तरीके से बैलेंस्ड हमें रखना पड़ता है। तो मैं इतना जरूर और बताना चाहूँगा कि सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज का भी बहुत विकास हुआ है मध्य प्रदेश में। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी नई सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज लेबोरेटरीज बनी हैं। तो अब 2 साल में एक बार भी पर्याप्त मतलब हो सकता है। जी, तो 2 साल में भी कर सकते हैं, तो 3 साल 4 साल भी ले सकते होना हैं। चाहिए। कॉम्प्लेक्स उर्वरक 12:32:16 और 14:35:14 के उपयोग से फसल उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जी देखिए, जैसा कि आप देख ही रही हैं 12:32:16 मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन भी है, फॉस्फेट भी है और पोटाश भी है। और ये तीनों आवश्यक पोषक तत्व एक ही साथ मिट्टी में किसान डाल सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको क्या करना होता है, यूरिया अलग डालो, डीएपी अलग डालो, एमओपी अलग डालो, तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तीसरा ये है कि जो फास्फोरस है वो जब शुरू में ही चला जाता है पौधों में, तो जड़ों के विकास में फास्फोरस का बड़ा योगदान रहता है। तो ये जो 12 जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, इनका बहुत फ़ायदा है। और ये आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि 12:32:16 ही क्यों, तो हमारे जो फसलों में जो एनपीके का रिक्वायरमेंट है, मतलब जो चाहिए उनको मात्रा, उसके हिसाब से इस अनुपात को बनाया गया है। तो अपने सोयाबीन क्रॉप के लिए ये बहुत ही
अच्छा फर्टिलाइजर। बिल्कुल, मैं आपसे आगे भी चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन मिश्रा जी आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगी मैं कि सरसों की फसल में कौन कौन से संतुलित उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए और उनकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए? हमारे मध्य प्रदेश में सरसों जो है ये रबी मौसम की तिलहनी फसलों में एक बहुत मुख्य फसल है जी तो यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा जी कि सरसों जो है वो हमारे यहाँ दो परिस्थितियों में जी उगाई जाती है, एक सिंचित अवस्था में और एक असिंचित अवस्था में। अगर हमारे किसान भाई उसको असिंचित अवस्था में उगा रहा है तो उसके लिए उसको 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। और वहीं अगर हमारे किसान भाई इसको सिंचित अवस्था में उगा रहा है तो इसके लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। आपने सरसों की तो बता दी, अब चना, मसूर और मटर की फसलों में भी क्या अनुशंसित मात्रा हो सकती है, उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। देखिए, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक पोषक तत्व का जो प्रबंधन है वो एक बहुत प्रभावी तरीका होता है। जी। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे किसान भाई, क्योंकि ऐसा माना गया है कि दलहनी फसलों में 1:2:1 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस अगर पोटाश का यूज हमारा किसान भाई करता जी। है तो निश्चित रूप से वो जिस भी फसल की जिस भी वैरायटी को लगा रहा है तो उससे उसको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि अगर सही अनुशंसित मात्रा का हम उपयोग करते हैं और किसान भाई करते हैं तो उन्हें एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, सिंगल सुपर फास्फेट जो है, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण उर्वरक है। इसका किस तरह हमारे किसान भाई उपयोग करें और कितनी मात्रा में करें? क्या होता है, कई हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हम ज़्यादा कर देंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिंगल सुपर फास्फेट बहुत पहले से इस्तेमाल होने जी, वाला एक बिल्कुल। फर्टिलाइजर जी। है और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइजर है। इसका खास उद्देश्य, एक फ़ायदा ये भी है कि इस फर्टिलाइज़र में फास्फोरस के अलावा सल्फर भी होता है, जी। गंधक। तो जो अपनी बहुत सारी तिलहनी फसलें हैं मध्य प्रदेश राज्य में, तो उनके लिए ये एक बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तीसरा चीज़ ये है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में एज इम्प्योरिटी, मतलब वो चाहिए तो नहीं लेकिन इम्प्योरिटी के रूप में बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, आयरन और भी बहुत सारे जो तत्व हैं वो भी होते हैं। तो इसके प्रयोग से, जैसे बहुत सालों से आपने देखा होगा कि सिर्फ यूरिया डीएपी, इससे क्या है कि जो हमारे पोषक जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी कमी आ गई है कई जगहों पे। जी। तो ये सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल अगर कुछ सालों में कुछ फसल चक्रों में किया जाए तो ये फास्फोरस को उपलब्ध भी कराता है। जी। और काफ़ी फायदा होता है। जहाँ तक डोज का सवाल है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग को सॉइल टेस्टिंग के आधार पे सिंगल सुपर फास्फेट या कोई भी फर्टिलाइजर डालना चाहिए। और उसके बारे में काफ़ी मतलब किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड या और भी परिचर्चाएं होती रहती हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। बिल्कुल, तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर हमारे किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो वो सीधे अपने कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गेहूं की फसल में कौन कौन से संतुलित उर्वरकों का हमें उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा हमारे किसान भाई उपयोग करें? देखिए, गेहूं का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सिंचित परिस्थितियों में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इन पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसान भाई जो है हमारे पास, जो अभी हम जैसे चर्चा चल रही थी कि हमारे पास 12-32-16 भी है, हमारे पास 14-35-14 भी है, इस तरह के जो उर्वरक हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास सुपर फास्फेट है, यूरिया है, इन उर्वरकों का हम उपयोग करके और इसकी आवश्यकता अनुसार पूर्ति कर सकते हैं। एक बात जो मैंने अभी विशेष आपको बताई थी कि जस्ते का उपयोग भी, अगर आपकी मिट्टी परीक्षण में बताया गया कि जस्ता आपकी मिट्टी में कम है तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है। उसके लिए किसान भाई कैसे देखेंगे? जस्ते की कमी के लक्षण ये जो पत्ती में आप देख रहे हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती जो है उस पर जो है ये कमी के लक्षण आते हैं, थोड़े से ब्राउन स्पॉट भी आते हैं और वो पत्ती जो है ड्रूप हो जाता है, उसका मतलब पत्ती जो सीधी रहने की जगह लटक जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको थोड़ा कंफर्म करें, कृषि विज्ञान केंद्र या कॉलेज में संपर्क करें या अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और उस परिस्थिति को देखते हुए उसमें जिंक सल्फेट का अगर हम उपयोग करते हैं
तो वो जिंक सल्फेट खड़ी फसल में भी उपयोग कर सकते हैं। यदि लक्षण तो बाद में देखेंगे किसान को, बिल्कुल बिल्कुल। तो खड़ी फसल में यदि है तो उसके लिए जस्ता जो है जिंक सल्फेट का 0.5% का घोल बनता है। तो उसमें यह है कि 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 250 ग्राम चूना, क्योंकि इसको जो अम्लीय स्वभाव होता है जिंक जी, सल्फेट जी। का, उसको न्यूट्रल करने के लिए चूना मिलाया जाता जी। है। तो वो अलग अलग घोल लें और इसके बाद उनको मिला के 100 लीटर सॉल्यूशन बना लें, विलयन बना लें, और उसका छिड़काव खड़ी फसल में भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये समन्वित पोषण प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसमें शुरू में जो है कंपोस्ट खाद, जी क्योंकि हमारे यहाँ जीवांश कार्बन की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही जी। है। मतलब ये कहने का मतलब ये है जी। कि क्योंकि हम जैविक खादों का उपयोग कम कर रहे हैं, सुधार भी जरूरी है किसान भूमि भाई का। जी। को मैं कहना चाहूंगा कि वो जैविक खाद अपने यहाँ जरूर बनाएं बिल्कुल और उसका उपयोग करें। 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर जो है जी, रबी फसलों में पहले से ही जी। दें। तो निश्चित रूप से जीवांश कार्बन जब बढ़ेगा बिल्कुल, तो जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्व हैं, वो जो आप उर्वरक से दे रहे हो, जी। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्व भी जो हैं वो जीवांश पदार्थ ज्यादा मिलाने पर धीरे धीरे वो जो है वो भी घुल घुल कर पौधों को मिलते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं बात करना चाहूँगी मिश्रा जी आपसे कि जैव उर्वरक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात हो रही है। रासायनिक के साथ साथ जैव उर्वरकों का उपयोग भी बहुत ज़रूरी है। कितने तरह के जैव उर्वरक होते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैव उर्वरक जो हैं वो हमारे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। जी जैव उर्वरक को हम जीवाणु खाद भी कहते हैं। जैव उर्वरक एक्चुअली ये बैक्टीरियल कल्चर आधारित जीवाणु खाद है। इसमें सूक्ष्म जीव जो जीवाणु होते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी भूमि में जो फास्फोरस जो हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाया है उसको घुलनशील अवस्था में लाकर हमारे पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। ये मेनली 4 तरह के जैव उर्वरक होते हैं, जैसा कि राइजोबियम कल्चर, एस्टोबैक्टर कल्चर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जैसा कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग जो है वो दलहनी फसलों में किया जाता है, और औसतन राइजोबियम कल्चर के प्रयोग करने से 1 साल में 40 से लेके 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति साल, मतलब हर एक साल में फिक्स हो जाता है। वहीं पे एस्टोबैक्टर कल्चर का प्रयोग हमारे किसान भाई धान्य फसलों के लिए, एजोस्पाइरेलम का प्रयोग हमारे किसान भाई धान्य फसलों के कर सकते हैं, और अगर हमारे किसान भाई किसी गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए वो एसिटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक पीएसबी कल्चर होता है जो कि फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करता है, और घुलनशील अवस्था में जो फास्फोरस हमारी ज़मीन में पड़ा हुआ है उसको वो घुलनशील अवस्था में लाके हमारे पौधों को उपलब्ध करवाता है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी जैव उर्वरक के बारे में बताई है। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरक का अगर हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो उनकी फसल में उनको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? हाँ, ये देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया है आपको, तो ये जैव उर्वरक जो हैं जैसे नाइट्रोजन के लिए हो गया, तो ये वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करके पौधों को पहुंचाते हैं। तो पौधों की जो खुराक है वो काफ़ी हद तक जैव उर्वरकों से प्राप्त हो जाती है। दूसरा चीज़ मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पे। तो आप देखिए बहुत सालों से हम लोग डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी में काफ़ी ज़्यादा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है, और ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र अपने ज़मीन में मिट्टी में पिछले कई सालों से जमा होता चला जा रहा है, लेकिन ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि ये अनअवेलेबल फॉर्म में चला जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हमारी आती हैं कि जहाँ पर फास्फोरस तो है लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ये जैव उर्वरक जैसे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब जो ऑलरेडी जो उपलब्ध फास्फोरस है उसको ये पौधों को घोल करके पौधों को देते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे हमारे जो फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, और हमारे जो उपज है उसमें भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, फायदे की बात हो रही थी। तो गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक में भी हमारे किसान भाई जाते हैं, तो अगर जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या फायदा मिलता है, उनकी जो लागत है उसमें कितना फर्क पड़ता है? देखिए लागत में काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि राइजोबियम की हम बात करें, राइजोबियम करीब फसलों में, दलहनी फसलों में 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर तक जो है, और फसल अनुसार रहता है। अगर सोयाबीन की बात करेंगे तो अलग फिक्सेशन होगा, चने की बात करेंगे तो औसतन देखें तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक भी जो है ये फिक्स करता है, और किसी किसी फसल में 300 तक करता है ना। तो क्या है कि इससे ये फिक्सेशन जब ज़्यादा होता है तो
अल्टीमेटली जो दलहनी फसलों की मैक्सिमम नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है इससे पूरी हो जाती है। इसीलिए दलहनी फसलों को हमको सिर्फ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है। अच्छा। जबकि अगर हम गेहूं की बात करें तो 100 किलोग्राम देना पड़ता है। तो ये बहुत उपयोगी हैं, काफी लाभकारी हैं। हाँ। दूसरा, जो फसल कटने के बाद भी जमीन में नाइट्रोजन को छोड़ देते और हैं। लागत में, अगर लागत की बात करें, लागत तो बहुत कम आती है इनकी लागत, क्योंकि हम अगर बैक्टीरियल कल्चर की बात करें तो जो हमारा कैरियर बेस्ड कल्चर है उसका पैकेट 15-20 रुपए में आता है। और आजकल लिक्विड बेस्ड भी आ गए हैं, तरल पदार्थ के रूप में आ रहे हैं, तो वो लीटर में 200-300 रुपए लीटर पड़ते हैं। तो ये जो है इनका उपयोग करने से बहुत फायदा होता है। दूसरी बात ये कि उपयोग की विधि, जैसे हम विधि की बात करें तो उपयोग विधि में जैसे हम बीज का निवेशन करेंगे तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लगता है। सिर्फ क्वांटिटी इसकी 5 ग्राम ही लगना मतलब फायदा है हमारे किसान बहुत भाइयों फायदा है। जी। किसान भाइयों को जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक पे हम बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो हमारी लागत भी बढ़ेगी और साथ में ये है कि मतलब हमको नेट प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अगर हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कर रहे हैं तो रासायनिक की अपेक्षा जैव उर्वरकों का ज्यादा उपयोग करें। जैव उर्वरकों की आपने बात की थी, तो अगर विधि की हम बात करें तो सही विधि क्या है जैव उर्वरकों को प्रयोग करने की? जैव उर्वरकों का प्रयोग करने का मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। जैसे कि किसान भाई उसका एक बीज उपचार के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा उसका अगर भूमि का उपचार करना है तो उसके रूप में भी कर सकते हैं, और तीसरा अगर जड़ उपचार करना है तो उसके रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर वो भूमि का उपचार कर रहे हैं तो उसके लिए वो 1 किलोग्राम कल्चर को 50 किलो गोबर की खाद में लेकर उसको मिला दें और उसके बाद उसको उस मिश्रण को 1 एकड़ खेत में उसको फैला दें। अगर हमारे किसान भाई उसके बीज उपचार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे किसान भाई 5 से लेके 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करें। निश्चित रूप से अगर हमारे किसान भाई जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी लागत भी कम आएगी और उसका उनको फायदा भी मिलेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, अपने किसान भाइयों को बताया कि दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करें और धान्य फसलों के लिए एस्टोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम कल्चर का प्रयोग करें। औसतन एस्टोबैक्टर जो है, अच्छा यहाँ पे मैं अपने किसान भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल्चर के प्रयोग करने से हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे एस्टोबैक्टर कल्चर का प्रयोग करने से गेहूं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी उपलब्धता है वो भी बढ़ती है। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि एक जड़ उपचार विधि भी जैव उर्वरकों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई 1 किलो जैव उर्वरक को 50 लीटर पानी में घोल लें और उसके बाद उसकी जड़ों को, जो भी उन्होंने नर्सरी में उगाया है, उसको जड़ों को 10 से लेकर 15 मिनट उसके अंदर डिप करके रखें और उसके बाद उसको तुरंत ट्रांसप्लांट कर दें, उसकी रोपाई कर दें। तो ये 3 विधियां ऐसी हैं जिससे कि जैव उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह अब हमने रबी फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात की है, और आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह हमारे किसान भाई आप व्यवस्थाओं की जानकारी ले सकते हैं? जी मैडम, धन्यवाद। और मैं सभी कृषि वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज किसान भाइयों को दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी से किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। तो किसानों की आय बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, या तो हम उसमें जो लागत लग रही है उसमें कमी करें, तो जैसे कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि जैव उर्वरकों का उपयोग करके, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर हम अपनी लागत कम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे उत्पादन को बढ़ाना। जैसे कि गुप्ता सर बता रहे थे कि हम पत्ती को देखकर ये पहचान सकते हैं कि किस उर्वरक की उसमें कमी हो रही है। कई बार हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि रोग लग रहा है, या कई बार उनको लगता है कि किसी कीट व्याधि का प्रकोप है, परंतु असल में वो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी जो उर्वरक तत्व हैं उनका अपना महत्व है, और उनकी कमी किसी न किसी प्रकार से फिर पौधों के ऊपर परिलक्षित होती है। तो जैसे हम इंसानों में देखते हैं कि अगर सभी न्यूट्रिएंट्स इंसान ले रहा है, अगर हेल्दी डाइट ले रहा है, तो उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और उसी प्रकार से फसलों में है, अगर वो सभी उर्वरक तत्वों का ले रहा है तो उसकी फसलों को जो दूसरी बीमारियां आती है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि येलो मोज़ाइक आया या दूसरी बीमारियां फैल रही हैं, तो अगर वो NPK स्पेशली पोटाश अगर उसमें ले रहा है तो ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता पौधों में विकसित होती है। तो मुझे विश्वास है कि किसान भाई हमारे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये इसमें अपनी फसलों के बेहतरीन उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान देंगे, अपनी फसलों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। हमारे विभाग के बहुत सारे हमारे विभागीय कर्मचारी हैं, हमारे कृषि विस्तार अधिकारी हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, DDAs, SADOs हैं, हमारे हर गांव में आत्मा जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होती है, तो हमारे किसान मित्र हैं, तो बहुत सारे हैं। अगर कहीं पे किसी भी समय ऐसा लगे कि किसी जानकारी की आवश्यकता
आवश्यकता है तो किसान भाई उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक MP किसान ऐप है जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। इसमें अपनी न केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मौसम से संबंधी जानकारी, किसानों के लिए समसामयिक सलाहें और उनके इवन राजस्व से संबंधित जानकारी भी किसान मध्य प्रदेश किसान ऐप पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाई, इनफैक्ट बहुत सारे किसान भाई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 1.5 लाख हिट उस ऐप पे रोजाना आते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका भी इस्तेमाल करें और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और हमारे जो विभागीय अमला है उनके टच में रहें, अधिक से अधिक संतुलित उर्वरकों के उपयोग पर ध्यान दें। और मुझे विश्वास है कि इससे न केवल उनकी लागत में कमी आएगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। गुप्ता जी, चलते चलते क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं, हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों के लिए एक ही संदेश है कि वो देखें कि उनकी फसलों का उत्तम पोषण पोषण होना चाहिए, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उपलब्ध संसाधन जो भी हैं, चाहे वो उर्वरक हों, चाहे वो जैविक खाद हों, चाहे जैव उर्वरक हों, सारे उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग करें और उनका उपयोग करते हुए कोशिश करें कि उससे जो है सामूहिक उपयोग करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें। इसमें कहीं कहीं इसी तरह का कोई वो नहीं है कि हमारे पास ये है ये नहीं है। हमारे पास आज इतने सारे संसाधन उपलब्ध हैं कि हम हर पोषक तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को? जी, मेरा तो फाइनल संदेश यही रहेगा कि अब बहुत ज़माना बदल गया है और हमारे पास ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज मैं करूँगा, हमारे पास मोबाइल हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, अभी मैडम ने बात की। तो ये जितने भी हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं आजकल, वो हमारे पास वो सबसे बड़ी नई चीज़ एक आई है इस पिछले दशक में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करें और अपने बच्चों की भी सहायता लें अगर खुद नहीं कर सकते तो। और निश्चित रूप से इन चीज़ों से जानकारी ज़्यादा बढ़ने से कृषि में और हर चीज़ में लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी, आप क्या अनुभव साझा करना चाहते हो, क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भरता को कम करते हुए अगर वो जैव उर्वरक और जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो उनकी मिट्टी जो है वो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। और साथ ही साथ जिस हिसाब से किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, तो वातावरण को बचाने के लिए हमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन ही एकमात्र विकल्प है जिससे कि हमारा किसान भाई मृदा के स्वास्थ्य को बहुत लंबे समय तक बनाए रख सकता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आज की हमारी इस चौपाल कार्यक्रम में हुई। हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित थे। मेहमान थे हमारे साथ प्रीति मैथिल, नायक IAS, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन। हमारे साथ उपस्थित थे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। डॉक्टर SC गुप्ता, प्रमुख वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान सीहोर से थे। और हमारे साथ थे उपस्थित डॉक्टर PK मिश्रा, प्रोफेसर JNKV कॉलेज, कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से। आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो। अरे कृषि विभाग ते निपुण हंदाना, कृषि विभाग ते निपुण हंदाना, अच्छा अच्छा विद्या है निपुण तताना, अच्छा अच्छा विद्या है निपुण तताना, नेह देतान भी है ताना, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की इम्मत किसान
अरे नांगुड़ व कोड़ से नीली बनी क्या ना, नांगर व कोड़ से नीली बनी क्या ना, बीजा खाद तू न मिले क्या ना, बीजा खाद तू न मिले क्या ना, नीले तू न पोताना, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, अरे गोक सनंग है ने दे अदाना, गोक सनंग है ने दे अताना, दावनी के से कुन रोते तदाना, दावनी के से कुन रोते तदाना, बिरदा तुन है दो सुखी इदाना, मेहनत के हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो, किसान भावुरो, किसान भावुरो, मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो। अरे बसंत है दो मिकुन इंदाना, बसंत है दो मिकुन इंदाना, नीली कोड़ी ते है ध्यान से आना, नीली कोड़ी ते है ध्यान से आना, छवा चौबिक नु है